गुड मॉर्निंग बच्चों। सुबह का नमस्कार। आज एक नए सेशन के साथ में हम लेके आए हैं नर्सिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन का पहला क्वेश्चन। और सभी जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, क्योंकि सीएचओ का एग्जाम अगर पास में आ रहा है तो जितने भी क्वेश्चन मैं ला रही हूँ सीएचओ से रिलेटेड ही क्वेश्चन इस पे रख रही हूँ। जो आपके इसके पहले सीएचओ के जितने भी एग्जाम हुए हैं उनमें से सारे क्वेश्चन ये आपके उठाए गए हैं, ठीक है। और इसी से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला है। तो आप लोग इसको जरूर ध्यान से देखिएगा और इस हर क्वेश्चन में कोई ना कोई एक अलग नया क्वेश्चन बन के रेडी होता है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। गैस्ट्रोएंटराइटिस इज कॉज्ड बाय। गैस्ट्रोएंटराइटिस इज कॉज्ड बाय ऑप्शन ए रोटा वायरस, ऑप्शन बी मिक्सो वायरस, ऑप्शन सी पोक्स वायरस, ऑप्शन डी आरएनए वायरस। गैस्ट्रोएंटराइटिस का मतलब क्या होता है तो सबसे पहले समझिए। गैस्ट्रोएंटराइटिस मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ द स्टमक रीजन। कहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाना? स्टमक अथवा इंटेस्टाइन में। स्टमक और इंटेस्टाइन में क्या हो जाना? इन्फ्लामेशन हो जाना। कहाँ पे? स्टमक एंड इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन और आपका स्टमक में इन्फ्लामेशन हो जाना क्या कहलाता है? गैस्ट्रोएंटराइटिस कहलाता है, ठीक है। अब इसमें पूछा गया है कि किस वायरस की वजह से होता है, तो इसमें आपको इसका करेक्ट ऑप्शन होगा रोटा वायरस। मिक्सो वायरस मतलब मीजल्स या मम्स जो डिसीज होती है वो मिक्सो वायरस ग्रुप की होती है, और जितने भी वायरस होते हैं ये सब आरएनए ग्रुप के ही होते हैं, ध्यान रखिएगा। राइबो न्यूक्लिक एसिड जो आरएनए ग्रुप के वायरस होते हैं, आपका पॉक्स वायरस हो गया, मिक्सो वायरस, सभी किस ग्रुप के हैं? आपके आरएनए ग्रुप के। तो पॉक्स वायरस से क्या होता है? आपका स्मॉल पॉक्स हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, ये पॉक्स वायरस डिसीज होती है, ठीक है। अब इसमें आपको ये बताना है, अगर मान लीजिए मैं आपको इसमें थोड़ा सा बता देती हूँ कि रोटा वायरस दिया है तो ठीक है, आपने इसको रोटा वायरस लगा दिया, लेकिन अगर सिजेला बैक्टीरिया नाम होता तो भी आपका गैस्ट्रोएंटराइटिस होता है। साल्मोनेला टाइफी जो कि टाइफाइड डिसीज होती है तो भी गैस्ट्रोएंटराइटिस होता है। लेकिन क्यों रोटा वायरस ही इसका करेक्ट ऑप्शन होगा? क्योंकि रोटा वायरस जो होता है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में दिया गया था, एक ये क्वेश्चन शायद एम्स का क्वेश्चन है, ये गैस्ट्रोएंटराइटिस 90% जो आपका रोटा वायरस इन्फेक्शन होने वाला किसमें होता है? चिल्ड्रंस में। किसमें होता है? चिल्ड्रन में, बच्चों में 90% रोटा वायरस के कारण जो डायरिया और वोमिटिंग की प्रॉब्लम आती है वो क्या होती है? 90% बोला गया है। इसलिए जब भी कभी ऑप्शन में आएगा तो मोर देन जो इन्फेक्शन होता है ह्यूमंस में, मोर देन जो इन्फेक्शन होता है बच्चों में ज्यादातर देखा गया है, तो 90% जो केसेस किसके देखे गए हैं? रोटा वायरस से। तो रोटा वायरस इन्फेक्शन, और ये इसका रूट क्या है? रूट ध्यान रखिएगा, फीको ओरल रूट। फीको ओरल रूट के द्वारा क्या होता है? ये इन्फेक्शन कॉज होता है, ये भी ध्यान रखिएगा, फीको ओरल रूट। और ये करता क्या है? वर्क क्या रहता है? ये जाके स्टमक के अंदर क्या करेगा कि जो स्टमक की जो लेयर्स होती है, लेयर मतलब उसकी जो सेल्स होती है, डैमेज एपिथेलियल जो सेल्स होती है उसको डैमेज कर देती है। स्मॉल इंटेस्टाइन में डैमेज करने से क्या होता है? वहां पे स्वेलिंग आ जाएगी, और इसका दूसरा नाम वहां पे क्या आ जाएगी? सूजन आ जाएगी, स्वेलिंग आ जाएगी। गैस्ट्रोएंटराइटिस का दूसरा नाम क्या है? ये भी ध्यान रखिएगा। इसका दूसरा नाम क्या है? स्टमक फ्लू। क्या बोलते हैं? स्टमक फ्लू। इसका दूसरा नाम है स्टमक फ्लू, ध्यान रखिएगा, इसका दूसरा नाम है स्टमक फ्लू। किसको बोलते हैं? गैस्ट्रोएंटराइटिस का दूसरा नाम है, ठीक है। और हैविंग नो रिलेशन टू इन्फ्लुएंजा, ये फ्लू वायरस से रिलेशन नहीं है इसका, ये भी ध्यान रखिएगा कि इसका वायरस से रिलेशन नहीं है, फ्लू से रिलेशन नहीं है। इन्फ्लुएंजा जो वायरस आपका आता है, इन्फ्लुएंजा आपने पढ़ा होगा, उससे कोई रिलेशन नहीं है इसका। इसको स्टमक फ्लू इसलिए बोला गया क्योंकि ये रोटा वायरस से होने वाला इन्फेक्शन है, और स्पेशली रूप से ये क्या कर रहा है? जो इंटेस्टाइन की लाइनिंग सेल्स होती है उसमें क्या कर रहा है? स्वेलिंग ला रहा है, इस कारण इसको स्टमक फ्लू बोला गया है। क्योंकि जो इन्फ्लुएंजा वायरस होता है वो क्या करता है? आपके चेस्ट में थोरेसिक कैविटी में इन्फेक्शन को कॉज करता है, तो जिससे क्या होता है? उस एरिया में इन्फ्लामेशन आता है, आपका लंग्स एरिया स्वेलिंग होती है, थ्रॉट एरिया, आपका गला एरिया क्या होता है? आपका स्वेल्ड हो जाता है, इसलिए उसको फ्लू वायरस इन्फ्लुएंजा का बोला गया। और इसको नाम इसलिए दिया गया क्योंकि ये स्टमक का फ्लू हो गया, ठीक है। समझ में आया? तो गैस्ट्रोएंटराइटिस और रोटा वायरस की जो वैक्सीन दी जाती है बच्चों को, कब कब दी जाती है? तो 2 मंथ, एटलीस्ट इसके 2 डोज होते हैं, ध्यान रखिएगा। 2 मंथ ओरली देते हैं इसको, 2 मंथ, 4 मंथ या तो फिर 6 मंथ में रोटा वायरस की जो वैक्सीन होती है, क्या होती है? वैक्सीन। रोटा वायरस की जो वैक्सीन होती है बच्चे को क्या की जाती है? दी जाती है, ध्यान रखिएगा। रोटा वायरस जो वैक्सीन होती है 2 मंथ, 4 मंथ और आपका 6 मंथ में ये वैक्सीन रोटा वायरस की दी जाती है। समझ में आया? तो गैस्ट्रोएंटराइटिस कॉज्ड बाय द रोटा वायरस का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जैक ट्रैक्ट मेथड्स यूज्ड इन। जैक ट्रैक्ट मेथड्स यूज इन। अब जैक ट्रैक्ट मेथड्स जो यूज किया जाता है इसका ऑप्शन है IM, IV, ID, SC।
कौन सा मेथड किसके लिए यूज किया जाता है जेट ट्रैक मेथड? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए आईएम। आईएम मतलब होता है इंट्रामस्कुलर, सभी को मालूम होगा। आईएम जो होता है इंट्रामस्कुलर, और कितने एंगल पे लगाया जाता है? तो ये 90 डिग्री एंगल पे लगाया जाता है। समझ में आया? देन वहीं पे आपका आईवी हो गया। आईवी कितने एंगल पे होता है आपका? 25 डिग्री पर। ठीक है, 25 डिग्री पर लगता है। ठीक है, आईडी आपका हो गया 15 डिग्री एंगल पर। ये एंगल है, ध्यान रखिएगा कितने एंगल पे लगाया जाता है, तो ये 15 डिग्री हो गया। और सबक्यूटेनियस आपका कितना हो गया? 45 डिग्री एंगल पर। सबक्यूटेनियस कितने में होता है आपका? 45। आईवी 25 में। इंट्राडर्मल जो आप बीसीजी का जैसे वैक्सीन देते हो, ठीक है, तो वो इंट्राडर्मल लगाया जाता है, तो कौन कितना उसका एंगल होता है वो पूछा गया है, तो 15 डिग्री एंगल पर। आईएम जो मेथड्स होता है वो इंट्रामस्कुलर मेथड्स होता है, और जेट ट्रैक मेथड्स हम इसमें यूज करते हैं। और क्यों करते हैं इसका भी रीजन है, क्योंकि जब आईएम मेथड्स के थ्रू हम कोई भी अगर मेडिसिन देते हैं या लगाते हैं किसी को, अगर कोई फ्लूइड्स अगर लगाते हैं, कोई मेडिसिन देते हैं, तो उसमें क्या होता है, आईएम प्रिवेंट करता है लीकेज को। लीकेज को प्रिवेंट करेगा एक तो, ठीक है, और स्किन इरिटेट ना हो, और आपकी मेडिकेशन क्या हो, बाहर ना आए, डिस्कलर ना हो, इसके लिए हम क्या करते हैं, उसको हम आईएम लगाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊं, जैसे कि आयरन का आप लगाते हो, आयरन हो गया, आयरन डेक्सट्रोज, ठीक है, आयरन या आयरन और डेक्सट्रॉन, आयरन डेक्सट्रॉन जो आप लगाते हो कौन से रूट में लगाते हो आप? कौन से रूट में लगाओगे? आईएम में लगाते हो। समझ में आया? आयरन और डेक्सट्रॉन कौन से रूट में लगाओगे आप? आईएम में लगाओगे। वो क्या कहलाता है आपका? जेट ट्रैप मेथड कहलाता है। समझ में आया? नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन हम, जोहारी विंडो। देखिए जोहारी विंडो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है, ये कम्युनिकेशन मॉडल है, कम्युनिकेशन से लिया गया ये क्वेश्चन है। जोहारी विंडो मॉडल इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट पूछा गया है, मतलब इस मॉडल के अंदर सारे आएंगे लेकिन एक को छोड़कर। एक्सेप्ट वर्ड को पहचानिएगा, एक्सेप्ट मतलब एक को छोड़कर। तो इस मॉडल को मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगी, इसको थोड़ा सा सुनिएगा कि इस मॉडल के अंदर होता क्या क्या है। तो इसका सबसे पहले बता दूं कि इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, क्लोज्ड एरिया। जो ये आपका ऑप्शन है इसमें जोहारी विंडो में मॉडल में नहीं आता है। मैं आपको थोड़ा सा इसका मॉडल बना के बताती हूँ। सबसे पहले तो जानिए कि जोहारी विंडो मॉडल किसने दिया, और कब ये मॉडल डिस्कवर्ड हुआ, फॉर्म किया गया, कब ये रखा गया। इसमें 4 क्वाड्रेंट होते हैं, ध्यान रखिएगा। इस मॉडल में कितने क्वाड्रेंट होते हैं? 4 क्वाड्रेंट बोला जाता है। 4 मॉडल्स इसके अंदर रखे गए हैं, बॉक्स बनाए गए थे। सबसे पहले तो जोहारी विंडो मॉडल किसने दिया था, तो ध्यान रखिएगा, अमेरिकन एक साइकोलॉजिस्ट थे जिसका नाम था जोसेफ लुफ्ट। कौन थे? जोसेफ लुफ्ट। जोसेफ जो लुफ्ट थे उन्होंने क्या दिया था और कब दिया था ये भी आपको ध्यान रखना है। तो कब दिया था? 1955 में। जोसेफ लुफ्ट थे, और एक हैरी इंघम, और कौन था? एंड हैरी इंघम, हैरी इंघम, हैरी इंघम, 2 ऐसे साइंटिस्ट थे जो कहाँ के थे? साइकोलॉजिस्ट थे, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। जोसेफ हैरी इंघम और जोसेफ लुफ्ट ने 1955 में क्या किया था? ये मॉडल तैयार किया था। इस मॉडल को जब तैयार किया था तो उन्होंने क्या नाम दे दिया? जोहारी। क्या नाम दे दिया? जोहारी विंडो नाम दे दिया। इस मॉडल को 1955 में इंट्रोड्यूस किया। देखिए ये मॉडल स्पेसिफिक रूप से क्यों तैयार किया गया, तो सेल्फ अवेयरनेस के लिए, खुद को जागरूक रहने के लिए, सेल्फ अवेयरनेस, इंडिविजुअल्स के लिए या ग्रुप्स के लिए, लोग जागरूक रहें, अपने वर्क को कैसे अपने, मतलब समझिए कि इस मॉडल को इस बेस में रखा गया कि कैसे लोग अपने अपने ग्रुप में जागरूक रहें। या मान लीजिए कोई ग्रुप बना हुआ है तो समझ में आना चाहिए कि जैसे 2 ग्रुप हो गए, ठीक है, और एक ये प्रोडक्टिविटी को देखते हुए ये ग्रुप बनाए गए थे, मॉडल तैयार किए गए थे जोहारी विंडो, जिसमें से जैसे कि कुछ लोग क्या होते हैं, सेल्फ अवेयर होते हैं, खुद के बारे में या ग्रुप के बारे में जानते रहते हैं कि कितना है। तो जैसे कुछ लोगों का वर्क बहुत अच्छा होगा, उसकी प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी रहती है, लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं उसके बारे में अनजान रहते हैं, नहीं जानते, तो उनकी प्रोडक्टिविटी भी क्या रहती है? कम रहती है। तो इसको इम्प्रूव करने के लिए उन्होंने क्या कर दिया? मॉडल दे दिया कि ताकि जैसे कि अगर 2 ग्रुप है तो अगर कोई भी ग्रुप वीक है या उसकी प्रोडक्टिविटी रेट कम है तो उसके लिए उन्होंने एक मॉडल तैयार कर दिया कि इस मॉडल के बेस में ऐसे पब्लिक में क्या होते हैं, पर्सन्स होते हैं जो कि अपने बारे में जानते हैं, दूसरों के बारे में, या अपने बारे में अपनी क्वालिटी खुद ही नहीं जानते कि उनके अंदर क्या क्वालिटी है। तो इसको जानने के लिए कि लोग कैसे दूसरे के साथ में कम्युनिकेट हो सके, कैसे अपने वर्क को अच्छे से कर सके, तो इस मॉडल को उन्होंने इसके थ्रू समझाने की कोशिश किया, जोहारी विंडो मॉडल के थ्रू। तो इस मॉडल को हम 4 क्वाड्रेंट में बताएंगे आपको।
थोड़ा समझाने की कोशिश करेंगे, इस मॉडल को समझिएगा। जिसको समझ में आया होगा तो बहुत अच्छी बात है, जो पहले बच्चे पढ़े होंगे, लेकिन इसको समझने की कोशिश जरूर करिएगा। ये होता है आपका ओपन एरिया। ये क्या कहलाया आपका ओपन एरिया। ये आपका कहलाता है ब्लाइंड एरिया। ब्लाइंड, इसको क्या बोलते हैं, ब्लाइंड। ठीक है, थोड़ा थोड़ा लिखूंगी क्योंकि अगर मैं लिखती हूँ तो बच्चों को कुछ समझ में नहीं आता, इसलिए मैं थोड़ा सा शॉर्ट में लिखूंगी। और ये हो गया आपका हिडन एरिया। क्या कहलाता है आपका हिडन एरिया। देन आपका कहलाता है अननोन। ये हो गया आपका अननोन एरिया। ये क्या कहलाया आपका अननोन। देन यहाँ पे जो लिखा गया है, यहाँ पे बोला गया है नोन या नॉट टू नोन अदर। इसमें क्या लिखा है, नॉट नोन टू अदर। मैं आपको समझाने की थोड़ा सा कोशिश करूंगी। नॉट नोन टू अदर, नॉट नोन टू अदर। नेक्स्ट आपका जो ओपन एरिया है, ओपन एरिया में क्या बोला गया है, इसमें नॉन टू अदर और नॉन टू सेल्फ, इसमें दोनों चीजें हैं, नॉन टू अदर। और यहां पे जाएगा, ऊपर जाएगा आपका नॉन टू सेल्फ, नॉन टू सेल्फ। ठीक है, नॉन टू अदर, नॉन टू सेल्फ। अब ब्लाइंड वाले एरिया में देखते हैं, इसमें लिखा है नॉट नॉन टू सेल्फ। यहां ऊपर आएगा ये, ठीक है, नॉट नोन टू, नॉट नोन टू सेल्फ। अब मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में समझाने की कोशिश करूंगी। व्हाट एरिया ऑफ ओपन एरिया बोलते हैं इसको हम फ्री एरिया भी बोलेंगे, इसको हम सेल्फ एरिया भी बोलेंगे। ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट इससे क्वेश्चन बनने वाले रहते हैं। ठीक है, इस मॉडल के थ्रू ये बताया गया कि जो ओपन एरिया में रहता है, इसमें आप क्या करते हो, पर्सन क्या होता है, खुद के बारे में। कुछ आप पर्सन देखेंगे सोसाइटी में कैसे होंगे, खुद के बारे में जानते हैं। ठीक है, नॉन टू अदर, वो खुद के बारे में भी जानते हैं वहां पे, या दूसरे नॉन टू सेल्फ। ये दोनों मॉडल इसमें दिए गए हैं, नॉन टू अदर, नॉन टू सेल्फ, मतलब दूसरे के बारे में भी जानते हैं और अपने बारे में भी क्या होते हैं, कुछ पर्सन जानते रहते हैं। कुछ ऐसे पर्सन आपको देखने को मिलेंगे, वो होते हैं ओपन एरिया। ठीक है, मतलब फ्री एरिया जिसको हम बोलेंगे, जिसमें क्या होता है कि पर्सन खुद के बारे में भी जानता है और दूसरों के बारे में भी जानता है। तो इसमें क्या होता है कि जो कम्युनिकेशन रेट होता है या उसकी प्रोडक्टिविटी होती है, बहुत अच्छी होती है, क्योंकि उसमें उसको अपने बारे में मालूम होता है, दूसरे के बारे में मालूम होता है, तो वर्क उसका अच्छा होता है। एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन बन जाता है। कैसा कम्युनिकेशन बनेगा, इफेक्टिव। देन इसके बाद हम ब्लाइंड एरिया की बात करें। ब्लाइंड एरिया में क्या होता है कि पर्सन नहीं जानता, कुछ देखिए, जैसे कुछ पर्सन की क्वालिटी, मैं आपको एग्जांपल बताऊं कि कुछ आपके ऐसे दोस्त होंगे फ्रेंड सर्कल में कि वो अपने बारे में अपनी क्वालिटी नहीं जानते कि मेरे अंदर ये क्वालिटी, जैसे आप लोग बोलते हो नहीं यार तुम कर सकते हो ऐसा वर्क, ठीक है, नहीं आपके अंदर ये क्वालिटी है, आप ऐसा वर्क कर सकते हो। तो आप जब पुशअप करते हो, वो खुद नहीं जानता है कि उसके अंदर क्या क्वालिटी है, छुपी हुई चीज है। ब्लाइंड मतलब नॉट नोन टू सेल्फ, वह अपने बारे में नहीं जानता है। ठीक है, नॉट नोन टू सेल्फ, इसमें दोनों चीजें आती है। ब्लाइंड में क्या आती है आपकी, नॉन टू सेल्फ और नॉन टू अदर, मतलब सॉरी, ये ध्यान रखिएगा, ये नॉन टू सेल्फ अदर इसमें हिडन में आएगा। ब्लाइंड में क्या होती है, दोनों चीज आती है। ध्यान रखिएगा, मैंने बताने की कोशिश की। यहाँ पे नॉन टू सेल्फ एक लिखा है आपका ब्लाइंड में, एक इधर लिखा है आपका नॉन टू अदर। तो ये दोनों बॉक्स को काम करेंगे, नॉन टू अदर और नॉन टू सेल्फ। मतलब ब्लाइंड में क्या होता है, कुछ ऐसी चीजें होती है ना तो हमको पता होता है। ब्लाइंड मतलब पूरी तरह से अंधा, ब्लाइंड यानी अंधा, जानते हो। ठीक है, तो कुछ ऐसी क्वालिटी होती है जो कि हमें भी नहीं पता होता कि हमारे अंदर क्या क्वालिटी है, और दूसरे को भी नहीं पता, वो ब्लाइंड में जाएगा। वो जो इसके पहले में बता रही थी वो हिडन में जाएगा आपका। ठीक है, तो दूसरा नंबर हमारा ब्लाइंड जाता है। ब्लाइंड में नॉन टू सेल्फ और नॉन टू अदर दोनों चीजें जाएंगी। देन इसके बाद हिडन एरिया में आ जाइए, थर्ड नंबर आपका हिडन आता है। हिडन में क्या मैंने आपको बताया था, ये देखिएगा, नॉट नोन टू अदर, नॉट नोन टू अदर। इसमें क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए कुछ क्वालिटी ऐसी होती है, मैंने आपको बताया था कुछ क्वालिटी ऐसी होती है हिडन एरिया में। क्या होता है कि इसमें है कि जैसे मान लीजिए कुछ आपके फ्रेंड्स क्या होंगे कि वो मान लीजिए कोई भी अगर एग्जाम का फॉर्म निकलता है तो वो सोचेंगे कि हम भर ले, लेकिन दूसरे को हम ना बताएं। कुछ ऐसे होते हैं, आप देखो सोसाइटी के अंदर बहुत सारे कुछ ऐसे पर्सन होते हैं कि दूसरे को नहीं बताते हैं। ठीक है, बाद में पता चलता है तो अरे फिर हम बोलते हैं अरे यार उसने तो बताया ही नहीं हमें, तो उसने तो अपना काम कर लिया ऐसा करके। तो कुछ लोग क्या होते हैं, अपने बारे में दूसरे को नहीं बताते। तो नॉट नोन टू अदर, हमारे बारे में कोई अदर नहीं जानता। ठीक है, अब इसके ऊपर वाले फॉर्म में देखिएगा, मैंने यहाँ पे बनाया है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे बनाया है ओपन में नोन टू सेल्फ, लेकिन वो खुद के बारे में जानता है। नोन टू सेल्फ मतलब हिडन में क्या होगा कि कुछ चीजें छुपी रहती, दूसरा नहीं जानता, लेकिन हम खुद के बारे में जानते हैं, वो हिडन में चला जाएगा। अब बात आया लास्ट का अननोन एरिया। अननोन यानी क्या होता है, आपका अननोन में जाएगा नोन टू अदर और नॉट नोन टू सेल्फ।
ना तो उसको सेल्फ के बारे में पता है, ना तो वो दूसरे को उसके बारे में पता है, तो वो क्या कहलाता है आपका अननोन। ठीक है, समझ में आया, वो क्या कहलाएगा आपका अननोन कहलाएगा। तो नोन टू सेल्फ मतलब हम, नॉट नोन टू सेल्फ मतलब ब्लाइंड में क्या होता है कि हम खुद के बारे में नहीं जानते, लेकिन हमारे बारे में क्या होता है वो जानते हैं। हमारे बारे में क्या क्वालिटी, मैंने आपको बताया था ब्लाइंड वो होता है कि जैसे कुछ क्वालिटी हमारे अंदर होगी लेकिन हमको पता नहीं होगी, लेकिन दूसरे को पता होगी, हमें नहीं दिखेगी वो, तो वो क्या कहलाता है हमारा ब्लाइंड कहलाता है। तो मुझे ऐसा लगता है समझ में आ गया होगा आपको। ओपन एरिया मतलब होता है नोन टू अदर, और नोन टू सेल्फ मतलब जो कि हम भी जानते हैं अपने बारे में, हमारे बारे में दूसरे भी जानते हैं। ब्लाइंड में क्या हो गया, नोन टू सेल्फ मतलब हम खुद के बारे में जानते हैं, लेकिन सॉरी हम खुद के बारे में नहीं जानते लेकिन हमारे बारे में दूसरा जानता है। ब्लाइंड यानी हम खुद अपने बारे में नहीं जानते लेकिन दूसरा हमारे बारे में जानता है। हिडन यानी हम खुद अपने बारे में जानते हैं लेकिन दूसरा हमारे बारे में नहीं जानता है, वो हिडन हो गया। अननोन में क्या होता है कि हम खुद के बारे में भी नहीं जानते और दूसरे के बारे में भी नहीं जानते हैं। तो इसमें इसको देखने के बाद देखो, इस मॉडल को देखने के बाद ये पता चलता है कि जो कम्युनिकेशन रेट होती है या जो वर्क करने का जो बोलना चाहिए कि जो आपस में वर्क की प्रोडक्टिविटी होती है वो प्रोडक्टिविटी इफेक्टिव नहीं बन पाती। लेकिन क्योंकि जब हम अपने बारे में अगर जानते हैं और दूसरे हमारे बारे में नहीं जानेंगे तो उसमें क्या होगा, इफेक्टिव रेट थोड़ी कम्युनिकेशन का बनेगा। या तो फिर हम दूसरे के बारे में जानते हैं, दूसरा हमारे बारे में नहीं जानता, तो भी इफेक्टिव रेट कम्युनिकेशन का नहीं बनेगा। तो सबसे अच्छा अगर देखें तो ओपन मॉडल बताया गया है। तो ये बताया गया है कि ऐसे स्ट्रक्चर सोसाइटी में देखने को मिलते हैं जिसमें से आप किस तरह से अपने वर्क को इम्प्रूव कर सकते हो, ऐसे जान सकते हो कि ऐसे ऐसे पर्सन्स क्या होते हैं वहां पे मिलते हैं, जो कि सेल्फ अवेयरनेस, आपको कैसे अवेयर रहना है, कैसे जागरूक रहना है, कैसे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर होनी चाहिए जैसे कि वर्क को आप कंप्लीट कर सके। समझ में आया। ओपन, हिडन, ब्लाइंड, क्लोज नहीं होता, क्लोज की जगह में होता है अननोन। क्या होता है, अननोन एरिया, ध्यान रखिएगा इसमें क्या है, अननोन एरिया। क्लोज एरिया कोई भी ऐसा मॉडल जोहारी विंडो में नहीं होता है। तो ओपन में ध्यान रखिएगा नोन, इसमें पर्सन, नोन सेल्फ एंड अदर। एक और आपको शॉर्ट में बता देती हूँ, नोन सेल्फ एंड अदर मतलब खुद के बारे में भी जानता है और दूसरे भी जानते हैं इसके बारे में। हिडन में क्या होता है, नोन, इसमें क्या होगा कि नोन अदर, ठीक है, नोन अदर, अदर जानेंगे हमारे बारे में लेकिन हम खुद नहीं जानेंगे। नॉट सेल्फ, हम सेल्फ खुद के अपने बारे में नहीं जानते। और इसमें क्या होता है, सॉरी हिडन में क्या होता है, नोन नॉट अदर, ये उल्टा हो गया, जस्ट ध्यान रखिएगा, नोन नॉट अदर, हिडन ये होगा आपका हिडन, ये आपका चला जाएगा ब्लाइंड में, ध्यान रखिएगा उल्टा हो गया जस्ट, ठीक है। हिडन में क्या होगा, हिडन मतलब छुपा हुआ होता है, तो नोन अदर, नोन नॉट अदर, नोन नॉट अदर मतलब हमारे बारे में अदर नहीं जानेंगे। और नॉन सेल्फ, हम खुद के बारे में जानेंगे लेकिन नॉन, ये क्या हो गया, नॉन सेल्फ। नॉन नोट नॉट अदर, दूसरे हमारे बारे में नहीं जानेंगे। नॉन सेल्फ, हम खुद के बारे में जानेंगे, वो होगा हिडन। और ब्लाइंड क्या कहलाएगा, नॉन अदर, अदर हमारे बारे में जानेंगे एंड नॉट सेल्फ मतलब हम सेल्फ के बारे में नहीं जानेंगे, ये ब्लाइंड वाला होगा। समझ में आया। तो मुझे ऐसा लगता है कि जोहारी विंडो अच्छे से समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अच्छे से पढ़िएगा, इनमें से क्वेश्चन बहुत बनते हैं, ठीक है। कभी कभी पूछ लेता है कि नॉट सेल्फ या अदर, ऐसे ऑप्शन दे देता है, फिर इसमें आपको बताना होगा कि हिडन वाला है कि ब्लाइंड वाला है कि ओपन वाला है। ऐसे भी क्वेश्चन जोहारी विंडो से आते हैं बन के, ध्यान रखिएगा। तो अच्छे से पढ़िएगा इसको। और जिसको अगर नहीं समझ में आया होगा तो दोबारा से बोलना, मैं दोबारा की क्लास में इसको फिर से बता दूंगी। अगर इस सेशन में आपको समझ में क्लियर नहीं आया होगा या जहां पे भी आपको अगर डाउट होगा तो बताइएगा, क्योंकि इसका मॉडल अगर अच्छे से आप पढ़ लोगे तो आपको मॉडल के अकॉर्डिंग बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। जील नेल्सन इस टाइप ऑफ, जील नेल्सन इस टाइप ऑफ, जील नेल्सन जो होता है किस तरह का टाइप का स्टेनिंग, ये पूछा गया है। ऑप्शन ए एसिड फास्ट स्टेनिंग, ऑप्शन बी ग्राम नेगेटिव स्टेनिंग, ऑप्शन सी एंडोस्पोर स्टेनिंग और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। अब इसमें आपको बताना है कि जो जील नेल्सन स्टेनिंग होता है, तो सबसे पहले तो जानिए कि इसको किसने इंट्रोड्यूस किया था, सबसे पहले किसने दिया था, पाउल एहरलिच। ये भी क्वेश्चन आता है कि जील नेल्सन स्टेनिंग किसने दिया था, किसने दिया था, पाउल एहरलिच, ई है ये, इहरलिच, पाउल इहरलिच ने क्या किया था, सबसे पहले जील नेल्सन स्टेनिंग दिया था। और ये किसमें किया जाता है, टीबी की बैसिलाई को, टीबी की बैक्टीरिया को नोट करने के लिए क्या करते हैं, एसिड फास्ट
बैसिली एसिड फास्ट स्टेनिंग किया जाता है। इसका करेक्ट ऑप्शन टीबी डिसीज में किया जाता है, ये ट्यूबरक्लोसिस में किया जाता है। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, एसिड फास्ट स्टेनिंग। एसिड फास्ट स्टेनिंग करने के लिए क्या करते हैं हम, जील नेल्सन स्टेनिंग करते हैं। समझ में आया। देन इसमें ग्राम निगेटिव स्टेनिंग एंडोस्पोर, क्योंकि आपकी जो टीबी बैक्टीरिया है वो कैसी होती है, आपकी एक एसिडिक है। बैसिली जो क्या होती है, एसिडिक फॉर्म में होती है, इसलिए इसको कौन सा स्टेनिंग किया जाता है, एसिड फास्ट स्टेनिंग किया जाता है, इसलिए इसको जील नेल्सन स्टेनिंग बोला गया है। ठीक है, और इसमें दो स्टेनिंग और दिए हैं, ग्राम निगेटिव स्टेनिंग, एंडोस्पोर स्टेनिंग। तो ग्राम निगेटिव स्टेनिंग का मतलब होता है, आपने पढ़ा होगा माइक्रोबायोलॉजी में, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव। तो जो स्टेनिंग क्यों करते हैं, बैक्टीरिया को डिनोट करने के लिए कि इसमें ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया या ग्राम निगेटिव। तो जब स्टेनिंग करते हैं तो ध्यान रखिएगा, जब ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है तो उसमें कौन सा कलर होता है, पर्पल कलर या वॉयलेट कलर होता है। जब स्टेनिंग करेंगे तो इससे डिनोट करते हैं, इससे डिनोट करते हैं। पर्पल कलर बैक्टीरिया छोड़ेगा या तो फिर कौन सा कलर छोड़ेगा, वॉयलेट कलर। वॉयलेट कलर छोड़ता है आपका ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। वहीं पे हम बात करें ग्राम निगेटिव, जब स्टेनिंग की जाती है तो वो पिंक और रेड कलर छोड़ता है। क्या छोड़ता है आपका, पिंक और रेड कलर छोड़ेगा, तो पता चलता है कि ये ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है। देन वहीं पे हम बात करें, एक वर्ड आपका दिया है इंडोस्पोरिक। इंडोस्पोरिक स्टेनिंग क्या होता है, इसके बारे में भी थोड़ा सा आप जान लीजिए क्या होता है। तो सबसे पहले इसको किसने दिया था, डॉर्नर। डॉर्नर नामक साइंटिस्ट ने दिया था इंडोस्पोरिक को। किसने दिया था, डॉर्नर ने। डॉर्नर नामक साइंटिस्ट ने इंडोस्पोरिक दिया था। कब दिया था, तो 1922 में दिया था, 1922 में दिया था डॉर्नर ने। ठीक है, इसको पब्लिश किया था। और इसका मतलब, और इसका दूसरा नाम क्या था, मैलाचिट ग्रीन स्टेन। इसका दूसरा नाम भी कभी कभी पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा, मैलाचिट ग्रीन स्टेन, मैलाचिट ग्रीन स्टेन। ऐसा क्यों बोला गया, देखिए इंडोस्पोर मतलब होता है डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट करने के लिए जो बैक्टीरिया के स्पोर होते हैं, वेजिटेटिव सेल्स, जो वेजिटेटिव सेल्स हो गए या बैक्टीरिया के जो स्पोर्स होते हैं, उनको जानने के लिए, डिफरेंशिएट करने के लिए, अलग अलग स्पोर सभी बैक्टीरिया के होते हैं, उनको जानने के लिए हम कौन सा स्टेनिंग करते हैं, इंडोस्पोर स्टेनिंग करते हैं। समझ में आया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, जील नेल्सन जो स्टेनिंग करते हैं वो कौन सा होता है आपका, एसिड फास्ट स्टेनिंग होता है। समझ में आ गया। और टीबी डिसीज में करते हैं ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। In acute rheumatoid arthritis, rheumatic fever, rheumatoid rheumatic fever, the major symptom। एक्यूट रिमोटाइड जो होता है, इसमें पूछा गया है कि जो रिमोटाइड, सबसे पहले तो जानिए रिमोटाइड रिमेटिक फीवर्स क्या होता है। तो रेयर कंडीशन में ऑटो इम्यून डिसीज होती है ये। और ये किससे कॉज होता है, तो ध्यान रखिएगा, आपका ग्रुप ए बीटा हीमोलाइटिक स्टेप्टोकोकस डिसीज से फैलता है। किससे फैलता है, ग्रुप ए, ग्रुप ए का बीटा हीमोलाइटिक, बीटा हीमोलाइटिक स्टेप्टोकोकस बैक्टीरिया से फैलता है ये। स्टेप्टोकोकस बैक्टीरिया से फैलता है आपका क्या, रिमेटॉइड आर्थराइटिस। अब इसमें रिमेटॉइड रिमेटिक फीवर, अब इसमें होता क्या है, ध्यान रखिएगा, इस टर्म को पढ़िएगा। मेजर सिम्टम, मैंने आपको बताया था मोस्ट कॉमन सिम्टम, लीस्ट कॉमन सिम्टम, मेजर सिम्टम। ऐसे सिम्टम आपको, देखिए सिम्टम तो सारे होंगे, फीवर पूछा गया तो फीवर तो होगा ही, एरिथमिया होगा ही उसको, क्योंकि रिमेटिक मतलब होता है आपका रिलेटेड टू जॉइंट्स। किससे रिलेटेड होता है आपका, जॉइंट्स में होने वाला, जॉइंट में इन्फेक्शन। तो जॉइंट में हो गया, ब्रेन में हो गया, हार्ट में हो गया, ये फीवर आपका कहाँ पे, ये जो बैक्टीरिया क्रिएट करता है, इन्फेक्शन क्रिएट करता है, इन एरियाज में करता है। तो जिससे क्या होता है, बॉडी में पेन, एक, ये सारे सिम्टम देखने को मिलते हैं। तो पूछा गया है कि जो मेजर सिम्टम होता है, सबसे ज्यादा जो सिम्टम देखने को मिलता है, तो वो किसका मिलता है, तो ये आपको बताना होगा। तो वो किस में मिलता है आपका, ऑप्शन ए, आपका कोरिया। अब कोरिया डिसीज क्या होता है, कोरिया होता क्या है, तो आपको कोरिया के बारे में बताना होगा कि कोरिया सबसे पहले क्या होता है। तो कोरिया मतलब होता है आपका, कोरिया मतलब होता है आपका मूवमेंट डिसऑर्डर। कोरिया मतलब क्या होगा, मूवमेंट डिसऑर्डर। इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स मतलब जब प्रॉपर रूप से, इनवॉलेंट्री मतलब होता है आप नहीं चाह रहे हो फिर भी आपकी बॉडी मूव कर रही है, हाथ का कपकपाना या पैर का कपकपाना, या इस तरह से इनवॉलेंट्री आपकी बॉडी में कोई भी मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, आप हिल रहे हो या ऐसा कुछ, लेकिन आप जानबूझ के नहीं कर रहे हो। इनवॉलेंट्री अगर इरेगुलर रूप से अगर आप में लगातार ये चीजें देखने को मिलती हैं, मसल्स मूवमेंट्स बोलते हैं, ठीक है, इरेगुलर मसल्स मूवमेंट्स,
तो मसल्स डिसऑर्डर होता है। जब एक्यूट रिमेटिक फीवर होता है तो मेजर सिम्टम, सबसे ज्यादा सिम्टम देखने को कौन सा मिलता है? कोरिया। कोरिया मतलब मैंने आपको बताया इरेगुलर या तो फिर इनवॉलेंट्री मसल्स मूवमेंट्स। इनवॉलेंट्री मसल्स मूवमेंट, आपकी बॉडी पार्ट्स का कहीं भी इनवॉलेंट्री अगर मूवमेंट्स हो रहा है तो वो क्या कहलाता है? आपका कोरिया कहलाता है। समझ में आया? देन इसके बाद फीवर होगा, फिर इसके बाद अरिथमिया होगा कि मतलब उसका जो पल्स रेट है वो भी क्या हो जाएगा, जो उसका रिदम है हार्ट का वो क्या हो जाएगा? आपका लो हो जाएगा, ठीक है, या हार्ट बीट ज्यादा बढ़ जाएगा। कार्डाइटिस मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ द हार्ट का जो एरिया होगा वो इन्फ्लाम्ड हो जाएगा, स्वेलिंग आ जाएगी। तो ये सारे सिम्टम देखने को मिलेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा सिम्टम जो देखने को मिलेगा वो कोरिया की प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ए साइनोटिक हार्ट डिसीज एक्सेप्ट, इसमें पूछा गया है कि साइनोटिक और ए साइनोटिक कंडीशन पे कौन सी डिसीज आती हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा एक्सेप्ट वर्ड पूछा गया है, मतलब होता है आपका टीओएफ। टीओएफ की कंडीशन जो होती है वो किसमें होती है? आपकी टेक्टोलॉजी ऑफ फैलोट जो होता है वो क्या होता है? आपका साइनोटिक कंडीशन होता है। इसमें 4 कंडीशन आती है, ध्यान रखिएगा। और एएसडी क्या होता है? आपका एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। वीएसडी क्या होता है? आपका वेंट्रियल्स। ए साइनोटिक वर्ड समझिएगा, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये क्या होता है? आपका अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में जो वर्क करता है वो क्या कहलाता है? आपका ए साइनोटिक हार्ट डिसीज कहलाता है। समझ में आया? ये कैसा होगा आपका ए साइनोटिक हार्ट डिसीज। ए साइनोटिक हार्ट डिसीज मतलब क्या होता है? आप ऑक्सीजन के अब्सेंस में ये डिसीज क्या होती है? कॉज होती हैं। ये क्या कहलाता है आपका? और एट बर्थ कॉन्जेनाइटल एबनॉर्मलिटीज होती हैं, ध्यान रखिएगा। जब बच्चा जन्म लेता है एट बर्थ ही प्रेजेंट होता है। सेप्टल मतलब क्या होता है? हर वर्ड आप बार बार पढ़ते हैं, यस का मतलब होता है सेप्टल। सेप्टल मतलब होता क्या है? सेप्टल मतलब होता है वॉल या दीवार में क्या होगा? होल बन जाना, वॉल अथवा होल बनना। एक दीवार खड़ी होना वहां पे या होल बन जाना क्या होता है? आपका सेप्टल। सेप्टल मतलब होल बनना। जैसे एसडी का मतलब हो गया आपका एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। मतलब ये मान लीजिए कि हम आपको थोड़ा सा हार्ट का स्ट्रक्चर, देखिए प्रॉपर तरीके से स्ट्रक्चर तो बनेगा नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हम आपको समझा सकते हैं इसमें हार्ट का स्ट्रक्चर बना के। तो देखिए हम थोड़ा सा आपको इसमें बताने की कोशिश करेंगे। आप समझिएगा। इसमें वाला जो आपका एरिया होता है वो होता है राइट एट्रियम। ये हो गया आपका राइट वेंट्रिकल। ये होता है आपका लेफ्ट एट्रियम। ये होता है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल। और ये हो गया आर्च ऑफ अयोटा। ये आपका आर्च ऑफ एओटा हो गया। इधर आपका हो गया पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी हो गई, पल्मोनरी वेंस हो गया। ये इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। तो मैंने आपको बताया वीएसडी, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। सबसे पहले एएसडी देखते हैं। एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट मतलब होता है ये राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम देख रहे हैं आप, इसमें होल बन जाएगा और यहां से ब्लड क्या होगा? जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होकर डायरेक्ट प्रेशर कहां देगा? आपका पल्मोनरी आर्टरीज में। पल्मोनरी आर्टरी में प्रेशर देगा तो ऑक्सीजन की क्या होगी? कमी, और ये जाके ब्लड फ्लो कहाँ होगा? आपका एओटा में जाएगा। तो ऑल ओवर बॉडी में कैसा कंडीशन क्रिएट होगा? ए साइनोसिस कंडीशन क्रिएट होगा, क्योंकि ऑक्सीजन की क्या हो रही है? कमी हो रही है। रिटर्न ऑफ द ब्लड इन द पल्मोनरी आर्टरीज एंड पल्मोनरी वेन। समझ में आया? तो ब्लड रिटर्न होकर कहाँ पहुंच रहा है? आपका पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू। तो पल्मोनरी आर्टरीज और लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम के बीच में जब कोई होल बन जाता है, कनेक्टिविटी बन जाती है, वो कहलाता है एएसडी। वीएसडी क्या होता है? जब राइट वेंट्रिकल, ये देखिएगा, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जब कोई कनेक्टिविटी बनती है वो होता है राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, वीएसडी, वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट। देन इसके बाद पूछा गया है पैटेंट डक्टस आर्टीरियोसिस, जो आपका पल्मोनरी आर्टरी है, ठीक है, और ये वाला पोर्शन देखेगा, ये वाला पोर्शन देखेगा पल्मोनरी आर्टरीज, और ये वाला पोर्शन जो है यहाँ पे जब होल बन जाएगा, आर्च ऑफ एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में जो ये डक्ट होती है ऊपर जाती है, यहाँ पे अगर बन जाएगा तो वो हो जाएगा पीडीए, पैटेंट डक्टस आर्टीरियोसिस। इस डक्ट के बीच में जब होल बन जाएगा तो ब्लड फ्लो यहाँ रिटर्न होके जाएगा पल्मोनरी आर्टरीज में, तो क्या कहलाएगा? पैटेंट डक्टस आर्टीरियोसिस कहलाएगा। समझ में आ गया? तो ये आपकी चार कंडीशन इसमें होती है। एक होता है को अरेक्टेशन ऑफ अयोटा भी होता है, ध्यान रखिएगा। एक होता है आपका, एक और कंडीशन होती है को अरेक्टेशन ऑफ अयोटा।
कोअरेक्टेशन ऑफ, इसमें क्या होता है, आयोटा की जो लाइनिंग होती है वो नैरो हो जाएगी, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगी, वहां पे पूरी तरह से वो नैरो रहेगी, तो उसमें ब्लड फ्लो नहीं हो पाएगा, वो दोबारा से रिटर्न होकर प्रेशर देगा कहाँ पे, पल्मोनरी आर्टरीज और वेन्स में देगा। तो वो क्या कहलाता है आपका कोअरेक्टेशन अयोटा। तो ये भी क्या कहलाता है आपका एसाइनोटिक हार्ट डिसीज कहलाएगी। समझ में आया। वहीं पे हम बात करें टेट्रोलॉजी या फैलोट, जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि ये साइनोटिक कंडीशन होती है हार्ट डिसीज की। इसमें भी 4 कंडीशन होती हैं। इसमें कौन कौन सी कंडीशन होती है, तो VSD हो गया, ओवर राइडिंग ऑफ एओर्टा हो गया, पल्मोनरी स्टेनोसिस होता है आपका, और वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो गया। कितनी कंडीशन होती है, वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो गया, VSD हो गया आपका, ठीक है, ओवर राइडिंग ऑफ आयोटा हो गया, इसके बाद आपका पल्मोनरी स्टेनोसिस हो गया, देन इसके बाद होता है आपका राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। ये 4 कंडीशन आपकी किस में आती हैं, टेट्रोलॉजी या फैलॉट में आती हैं। हाइपरट्रॉफी सबको मालूम होगा, इंक्रीज साइज, जब क्या होता है आपका वेंट्रिकल की, राइट वेंट्रिकल की जब साइज इंक्रीज हो जाती है तो वो क्या कहलाता है आपका, और साइज इंक्रीज हो जाएगी लेकिन जो वेंट्रिकल है वो नैरो हो जाएगा, वहां की मसल्स जो होगी, राइट वेंट्रिकल की जो मसल्स होंगी वो क्या हो जाएंगी, साइज उसकी थिक हो जाएंगी, मोटी हो जाएंगी, साइज बढ़ जाएगी, लेकिन वो क्या होगा, नैरो हो जाएगा, तो वो क्या कहलाता है आपका राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी। समझ में आया। तो ये सारे ऑप्शन क्या है आपके एसाइनोटिक हार्ट डिसीज होते हैं, ठीक है। और ये कंडीशन बहुत रेयर में देखने को मिलती है, लेकिन फिर भी जिन बच्चों को होती है वो कॉन्जेनाइटली होती है, एट बर्थ होता है। कभी कभी क्या होता है, अगर माइन्यूट फॉर्म में होता है तो बच्चा रिकवर भी हो जाता है, लेकिन अगर नहीं हुआ तो फिर सर्जरी का ही करके इसको क्या करना होता है, ऐड करना होता है, जोड़ना होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, एंटी डी इंजेक्शन कैन बी एडमिनिस्टर्ड बाय विच रूट। जो एंटी डी इंजेक्शन होता है उसको हम किस रूट में एडमिनिस्टर्ड करते हैं, ये पूछा गया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए, IM रूट में हम क्या करते हैं, एंटी डी इंजेक्शन देते हैं। और ये इंजेक्शन क्या होता है, इसको स्पेशली रूप से मसल्स में कहाँ देते हैं, तो अपर आर्म में दिया जाता है। ध्यान रखिएगा कहाँ पे देते हैं, अपर आर्म में। देने का जो रूट बोला गया है कहाँ पे देते हैं, अपर आर्म में देते हैं। और एंटी डी वैक्सीन किसके लिए दी जाती है, तो जो मदर RH निगेटिव या RH पॉजिटिव वाला अगर प्रॉब्लम होता है, RH निगेटिव, ठीक है, RH कंडीशन, RH इनकम्पेटिबिलिटी में देते हैं, ध्यान रखिएगा, RH इनकम्पेटिबिलिटी, RH इनकम्पेटिबिलिटी में क्या करते हैं हम, एंटी डी इंजेक्शन देते हैं। ध्यान रखिएगा अपर आर्म में दिया जाता है। ये कब दिया जाता है, तो ध्यान रखिएगा कि जिस मदर्स को RH इनकम्पेटिबिलिटी है उसको, ठीक है, अगर RH निगेटिव मदर्स अगर कोई है तो वहां पे क्या करेंगे हम, 28 वीक की प्रेगनेंसी में उसको लगाते हैं, 28 वीक की प्रेगनेंसी में लगाते हैं, 28 वीक की प्रेगनेंसी में, ठीक है। इसको कब लगाते हैं, 28 वीक की प्रेगनेंसी में लगाते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए उसको 28 वीक में नहीं लगा है तो उसको कब लगाना है, जब बच्चा जन्म लेता है, विदिन 72 आवर्स ऑफ बर्थ ऑफ योर बेबी। जब बच्चा जन्म ले लिया और उसके अंडर में 72 घंटे, ठीक है, विदिन 72 आवर्स ऑफ बर्थ ऑफ योर बेबी, जब बच्चा क्या होता है, विदिन 72 आवर्स में क्या करता है, बच्चा जन्म ले लिया, तो 72 घंटे के अंदर अंदर क्या करना है, क्या करेंगे उसको हम, अगर बच्चा मान लीजिए RH पॉजिटिव है तो उस कंडीशन पर हमको क्या करना है, मदर्स को वो इंजेक्शन देना है, ठीक है। वो इंजेक्शन कब देना है, जब अगर 28 वीक की प्रेगनेंसी हो तो उस कंडीशन में देना है, और अगर उस वीक में अगर हम नहीं दे पाए तो 72 आवर्स के अंदर अंदर हमको क्या करना है, ये इंजेक्शन दे देना है, विदिन 72 आवर्स तक। समझ में आया, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, IM देते हैं इसको, IV और ID सबक्यूटेनियस रूट में नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एग्जैक्टली रिकॉर्ड। ये सारे क्वेश्चन देखिए पूछे गए हैं, जो भी क्वेश्चन उठाई हूं मैं CHO के पेपर में, कुछ कुछ पेपर एम्स में, सारे क्वेश्चन पूछे गए। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छे से इनको पढ़िएगा सभी को। एग्जैक्टली रिकॉर्ड कन्वर्सेशन बिटवीन नर्स पेशेंट इज कॉल्ड। ऑप्शन ए रिस्पॉन्स, ऑप्शन बी रिपोर्ट्स, ऑप्शन सी मैसेज, ऑप्शन डी प्रोसेस रिकॉर्डिंग। तो एग्जैक्टली रिकॉर्ड कन्वर्सेशन के लिए नर्स पेशेंट्स के लिए कौन सा बोला गया, तो इस पे बोला, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा प्रोसेस रिकॉर्डिंग। देखिए ये कम्युनिकेशन का एक टूल्स होता है। एग्जैक्ट मतलब जब किसी रिकॉर्ड को मेंटेन, एग्जैक्टली मतलब सही होता है, एग्जैक्ट रिकॉर्ड, तो उसको बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रोसेस रिकॉर्डिंग मेथड्स यूज करते हैं। और इसमें ऐसा क्यों किया जाता है कि जो नर्स होती है वहां पे, तो पेशेंट्स के साथ में क्या करेंगी, कम्युनिकेट करेंगी, पेशेंट के साथ में वो क्या करेंगी, कम्युनिकेट करेंगी। इससे क्या होता है कि जो आप बोलना चाहिए कि रिटेन, कैसा कन्वर्सेशन होगा इसका, रिटेन कम्युनिकेशन होगा, रिटेन
रिपोर्ट या रिटन रिकॉर्ड होगा उसका। रिटन रिकॉर्ड आप जब मेंटेन करते हो तो पेशेंट के साथ में क्या करते हो, वर्बल इंटरेक्शन करते हो, वर्बल इंटरेक्शन करोगे, उससे बातचीत करोगे, पेशेंट से क्या करते हो, वर्बल इंटरेक्शन करोगे या वर्बल कम्युनिकेशन करोगे। देखिए कोई नर्स अगर पेशेंट हॉस्पिटल में आता है तो सबसे पहले क्या करता है, रिटन उसका रिकॉर्ड अगर मेंटेन करना है तो सबसे पहले उससे क्या करना पड़ता है, हमको कन्वर्सेशन करना पड़ता है। नर्स पेशेंट के साथ में कम्युनिकेट करेगी, उसके बाद ही हम क्या करेंगे। तो प्रोसेस रिकॉर्डिंग क्या होता है, एक प्रकार का रिटन रिपोर्ट या रिटन रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं जिसमें हम वर्बल इंटरेक्शन विद द क्लाइंट, क्लाइंट के साथ में या पेशेंट के साथ में, पेशेंट को क्या बोलेंगे क्लाइंट, क्लाइंट या पेशेंट के साथ में हम क्या करेंगे, वर्बली बातचीत करेंगे। तो हमको क्या मिलेगा, उसका सारी जानकारी मिलेगी। तो उसमें हम क्या करेंगे, प्रोसेस रिकॉर्ड। तो सबसे अच्छा देखो, रिपोर्ट से भी हमको मालूम हो सकता है, उसके मैसेज से भी हो सकता है, अगर वो रिस्पॉन्स देता है तो भी हो सकता है, लेकिन इसमें पूछा गया एग्जैक्ट रिकॉर्ड कन्वर्सेशन। आपको एग्जैक्ट निकालना है तो वो किसके थ्रू होगा, एक प्रोसेस के थ्रू होगा, प्रोसेस रिकॉर्डिंग के थ्रू क्या होगा, उसका सारा डाटा हमको मालूम होगा। तो इफेक्टिवली क्या होगा, एग्जैक्टली रिकॉर्ड किससे मिलेगा, प्रोसेस रिकॉर्डिंग से। अब बाकी ये सारे क्या होते हैं, आपके कम्युनिकेशन के एलिमेंट्स होते हैं। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिवेंशन ऑफ रिस्क फैक्टर इज रिलेटेड। देखिए आज फिर हम आपको थोड़ा सा कुछ प्रिवेंशन के क्वेश्चन लेके रखे, क्योंकि कम्युनिटी का पेपर आप देने वाले हो तो उसमें कम्युनिटी के क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, इसलिए हम बार बार कम्युनिटी के क्वेश्चन ज्यादा उसमें क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। प्रिवेंशन ऑफ रिस्क फैक्टर रिलेटेड टू डिसीज कंडीशन इज नोन एज, ऑप्शन ए प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन, टर्सरी प्रिवेंशन, प्रिमोडियल प्रिवेंशन। तो प्रिवेंशन का ऐसा कौन सा जो रिस्क फैक्टर, मैंने कल बताया था आपको कि बिफोर रिस्क फैक्टर, लेकिन उसमें डिजीज कंडीशन प्रेजेंट ना हो तो वो कहलाता है आपका प्रिमोडियल। डिजीज कंडीशन, लेकिन इस टर्म को समझिएगा, डिजीज कंडीशन इसमें प्रेजेंट कर दिया है, पूछा है कि जब आप रिस्क फैक्टर को प्रिवेंट तो कर रहे हो लेकिन वो डिजीज कंडीशन है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए प्राइमरी प्रिवेंशन। ये क्या कहलाएगा, आपका प्राइमरी प्रिवेंशन कहलाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें पहले ही फोकस क्या कर दिया कि डिसीज को क्या करना है, दो मोड मैंने आपको बताया था, आपको प्राइमरी का मैंने दो मोड बताया था। एक बताया था आपको मैंने सबसे पहले तो हेल्थ एजुकेशन प्राइमरी का बताया था, दो मोड बताया था, हेल्थ एजुकेशन, और एक बताया था आपको स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। दो मोड में हमने बताया था हेल्थ एजुकेशन, जैसे मैंने आपको बताया था कि कोई स्पेसिफिक रूप से कार्डियक का पेशेंट हो गया, उसको आप एडवाइस दोगे तो आप कार्डियक के पेशेंट को केवल हेल्थ रिलेटेड किससे बताओगे, कार्डियक से रिलेटेड बताओगे। और स्पेसिफिक प्रोटेक्शन जैसे कि वैक्सीन अगर उसको दे रहे हो, बीसीजी वैक्सीन, स्पेसिफिक मतलब स्पेसिफिक रूप से टीबी डिसीज के लिए दे रहे हो, उसको प्रोटेक्ट कर रहे हो, तो वो भी किस में जाएगा, आपका प्राइमरी प्रिवेंशन में कहलाएगा। तो जब आपका स्पेसिफिक डिसीज के लिए या स्पेसिफिक बीमारी के लिए आप जैसे कोई भी डिसीज अगर कोई भी मेडिसिन ट्राई करते हो या उसको देते हो तो वो कहलाता है प्राइमरी प्रिवेंशन। और ओनली वन रिस्क फैक्टर, रिस्क फैक्टर अगर यहाँ पे पूछा जाता डिजीज कंडीशन ना होती तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाता है, आपका प्रिमोडियल हो जाता है, लेकिन यहाँ पे पूछ लिया डिजीज कंडीशन तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। सेकेंडरी प्रिवेंशन में हम डायग्नोसिस और अर्ली ट्रीटमेंट करते हैं, टर्सरी में क्या करते हैं, हम उसको लेट स्टेज अथवा रिहेबिलिटेट कंडीशन पे ले जाते हैं, वो आपका क्या कहलाता है, टर्सरी प्रिवेंशन। समझ में आया, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए प्राइमरी प्रिवेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, इन द प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज प्राइमरी प्रिवेंशन रिजल्ट फ्रॉम। अब इसमें पूछा गया है कि जो प्रिवेंशन है कम्युनिकेबल डिसीज को आप प्रिवेंट कर रहे हो, प्राइमरी प्रिवेंशन, अगर कम्युनिकेबल डिसीज को आप प्राइमरी प्रिवेंशन क्या होगा, अगर कहीं पे मान लीजिए कम्युनिकेबल डिसीज फैली हुई है और उसका पहला प्रिवेंशन करने का जो रिजल्ट फ्रॉम होगा वो क्या होगा, इम्यूनाइजेशन होगा कि आइसोलेट करोगे आप उसको, अर्ली डायग्नोस करोगे या ट्रीटमेंट प्रोवाइड करोगे, कौन सा प्रिवेंशन इसका करेक्ट कहलाएगा। तो सबसे पहले अगर कम्युनिकेबल डिजीज ना फैले उसको प्रिवेंट करने के लिए, और उसमें पूछा, इस टर्म को ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो दिया है प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी तो दिया नहीं है कि आप डायग्नोसिस करोगे कि ट्रीटमेंट करोगे। प्राइमरी प्रिवेंशन अगर आया तो मैंने आपको बताया था कि प्राइमरी में दो चीजें होती है, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन और एक होता है आपका, मैंने फर्स्ट बताया था आपका हेल्थ एजुकेशन। तो स्पेसिफिक प्रोटेक्शन में मैंने आपको बताया था इम्यूनाइजेशन, जैसे कि बीसीजी वैक्सीन का करना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। इम्यूनाइजेशन जो होता है कम्युनिकेबल डिसीज में, तो सबसे पहला अगर हम प्राइमरी उसमें प्रिवेंशन करेंगे तो सबसे पहले हमको वहां पे क्या करना पड़ेगा, वैक्सीन देना होगा, इम्यूनाइज करना पड़ेगा वहां पे, तो आप कम्युनिकेबल डिसीज को क्या कर सकते हो, प्राइमरी प्रिवेंट कर सकते हो। वहीं पे अगर बोल देता कम्युनिकेबल डिसीज को अगर हम डायग्नोस कर रहे हैं तो वो हमारा सेकेंडरी प्रिवेंशन में चला जाता है, अगर यहीं पे ट्रीटमेंट कर रहे हैं कम्युनिकेबल डिसीज के लिए तो वो हमारा टर्सरी में जाएगा। तो इस तरह से आपका किस में जाएगा ये, और स्ट्रिक्ट आइसोलेशन तो होगा नहीं, क्योंकि स्ट्रिक्ट आइसोलेशन किस में जाएगा, आपका सेकेंडरी में, ये किस में चला जाता है, आपका सेकेंडरी में जाएगा, ध्यान रखिएगा सेकेंडरी प्रिवेंशन में जाएगा ये। क्यों, और डायग्नोसिस भी जाएगा आपका सेकेंडरी प्रिवेंशन में, और ये जाएगा आपका टर्सरी प्रिवेंशन में, इसलिए सेकेंडरी में जाएगा क्योंकि आप आइसोलेट कर रहे हो पेशेंट्स को।
आप आइसोलेट कर रहे हो कि पेशेंट्स ठीक हो जाए और स्ट्रिक्टली कर रहे हो आइसोलेट, तो वो किस में जाएगा? क्योंकि प्राइमरी में तो आपको पता है कि डिसीज कंडीशन को रोक रहे हो, लेकिन वो डिसीज हो चुकी है, इन्फेक्शन हो चुका है उसको, तो आप उसको आइसोलेट कर रहे हो, तो वो किस में जाएगा? आपका सेकेंडरी में जाएगा। समझ में आया? तो इस तरह से जो प्रिवेंशन से रिलेटेड अगर क्वेश्चन एक भी क्वेश्चन बनते हैं तो आप गलत करके मत आइएगा। इनके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से पढ़िएगा ताकि किसी भी तरह का क्वेश्चन घुमा के भी पूछे तो आपको समझ में आ जाए, ताकि उसका आंसर आप सही लगा के आए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मेन इंटरवेंशन इन प्रिमोडियल प्रिवेंशन इज, मेन इंटरवेंशन इन प्रिमोडियल प्रिवेंशन इज ऑप्शन ए इम्यूनाइजेशन, ऑप्शन बी अर्ली डायग्नोसिस, ऑप्शन सी हेल्थ एजुकेशन, ऑप्शन डी अर्ली स्क्रीनिंग। मेन इंटरवेंशन जो प्रिमोडियल प्रिवेंशन होता है उसका मेन इंटरवेंशन क्या होता है? तो प्रिमोडियल मतलब मैंने आपको बताया था कि सिर्फ हेल्थ एजुकेशन देना, हेल्थ एजुकेशन बस देना क्या कहलाता है? आपका प्रिमोडियल प्रिवेंशन कहलाता है। तो मेन इंटरवेंशन पूछा गया है यहाँ पे, क्वेश्चन को जाइएगा मेन इंटरवेंशन, क्योंकि स्क्रीनिंग डायग्नोसिस आपका सेकेंडरी प्रिवेंशन में जाएगा। स्क्रीनिंग जब आपको पता है कि जैसे कि HIV डिसीज हो गई, ठीक है, एलिजा टेस्ट करते हैं, स्क्रीनिंग करते हैं, उसमें बैक्टीरिया वायरस को जानने के लिए हम स्क्रीनिंग करते हैं। डायग्नोसिस भी हो गया आपका, सेकेंडरी में जाएगा। इम्यूनाइजेशन आपके किस में चला जाएगा? स्पेसिफिक प्रोटेक्शन में जाएगा, तो ये प्राइमरी में जाएगा। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? आपका ऑप्शन सी होगा। हेल्थ एजुकेशन क्या होता है? आपका प्रिमोडियल प्रिवेंशन होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब करीब करीब तक आप लोग समझ में आप लोगों को आ गया होगा कि क्या क्या चीजें इसके अंदर होती हैं। समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। पैप स्मीयर स्क्रीनिंग इज एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी, प्रिमोडियल और टर्सरी। तीन इसमें चार ऑप्शन दिए हैं। तो पैप स्मीयर स्क्रीनिंग किसका एग्जाम्पल होता है, किसके लिए हम करते हैं? तो ध्यान रखिएगा, पैप स्मीयर सबको मालूम है कि सर्वाइकल कैंसर को जानने के लिए करते हैं। ये किसमें करते हैं? सर्वाइकल कैंसर। ठीक है, पैप स्मीयर सबसे पहले सर्वाइकल कैंसर को डिनोट करने के लिए करते हैं। ध्यान रखिएगा, सर्वाइकल कैंसर को डिनोट करने के लिए पैप स्मीयर टेस्ट किया जाता है। सर्वाइकल कैंसर को होने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा है? आपका ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ध्यान रखने का, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो होता है वो किसको कॉज करता है? सर्वाइकल कैंसर को। और इस वायरस को डिनोट करने के लिए हम क्या करते हैं? पैप स्मीयर स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं। तो सर्वाइकल कैंसर को देखने के लिए किया जाता है। और ये कंफर्मेटिव टेस्ट नहीं होता है। कंफर्मेटिव टेस्ट क्या होता है? सर्वाइकल कैंसर के लिए बायोप्सी करते हैं। कंफर्मेटिव टेस्ट के लिए क्या करेंगे? बायोप्सी करते हैं। देखो, कंफर्मेटिव टेस्ट वो होता है जिसमें से बैक्टीरिया का कंफर्मेशन पता चल सके कि एक्चुअल में वही बैक्टीरिया है कि नहीं है, तो वो क्या कहलाता है? कंफर्मेटिव। समझ में आया? कंफर्मेटिव अगर पूछे कि कंफर्मेटरी का मतलब क्या होता है, तो कंफर्मेटरी मतलब होता है कि उसमें कोई फॉल्ट रिजल्ट नहीं आएगा, वो कंफर्म ही करके जो बैक्टीरिया वायरस होगा उसका रिपोर्ट आपको देगा। ठीक है, तो बायोप्सी में क्या करते हैं? कंफर्मेटिव रिजल्ट होता है किसका? सर्वाइकल कैंसर का। और पैप स्मीयर स्क्रीनिंग किस प्रकार से की जाती है? तो ध्यान रखिएगा, पैप स्मीयर स्क्रीनिंग जो सर्वाइकल कैंसर के लिए करते हैं, तो एक लकड़ी की स्टिक होती है, वहां पे वुडन की बनी होती है, वो इस तरह से वुडन की बनी होती है। और इसके ऊपर क्या करते हैं? सर्वाइकल म्यूकस को लिया जाता है। किसको लिया जाता है? सर्वाइकल म्यूकस को। जो सर्वाइकल म्यूकस होता है, सर्वाइकल म्यूकस के वहां पे उसको लिया जाता है और उससे हम देखते हैं कि उसमें कौन सा वायरस है, कौन सा बैक्टीरिया वायरस, उससे हम पता करते हैं कि क्या है, कैंसर का क्या फॉर्म है। ठीक है, तो इस तरह से उसको मार्क करके रखते हैं। तो इस तरह आपको मालूम है कि पैप स्मीयर स्क्रीनिंग जो टेस्ट करेंगे वो एक डायग्नोसिस का फॉर्म हो गया। ये मालूम है आपको किसका फॉर्म हो गया? आपका डायग्नोसिस का फॉर्म हो गया। तो इसमें ये पूछा गया है कि ये कौन से नंबर का होगा आपका। मैंने इसके पहले वाले में आपको बताया था कि जहां पे डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट अगर पूछा गया, मतलब वो किसका ऑप्शन होगा? आपका सेकेंडरी ट्रीटमेंट का होगा। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, क्योंकि स्क्रीनिंग, डायग्नोसिस और आपका ट्रीटमेंट ये सब किस में जाएगा? आपका सेकेंडरी में जाएगा। समझ में आ गया? तो टर्म को देखिएगा, स्क्रीनिंग ये सब किस में जाएगा? आपका सेकेंडरी में जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, ऑप्शन बी, सॉरी, और नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ सेकेंडरी हेल्थ केयर इज। अब इसमें पूछा गया है कि सेकेंडरी, अब इसको बताइए क्या होगा इसका करेक्ट ऑप्शन। हाँ, इसमें तो साफ साफ दिया है, इम्यूनाइजेशन आपका हो जाएगा प्राइमरी, अर्ली डिटेक्शन, अर्ली डायग्नोसिस एंड प्रॉपर ट्रीटमेंट। तो अर्ली डिटेक्शन आपका किस में चला जाएगा? आपका प्राइमरी में चला जाएगा, क्योंकि अर्ली आप डिटेक्ट कर रहे हो, वो आपका प्राइमरी में जाएगा। ठीक है, देन आपका अर्ली डायग्नोसिस और प्रॉपर ट्रीटमेंट तो किस में स्टार्ट, क्योंकि डिटेक्ट कर लिया आपने तो वो प्राइमरी में चला गया, डिटेक्ट करने के पहले ही आपने उसको क्या कर दिया? रोक दिया। प्रिवेंशन ऑफ रिस्क फैक्टर, आपने रिस्क फैक्टर होने से पहले तो ये आपका प्रिमोडियल में चला जाएगा। रिस्क फैक्टर को प्रिवेंट कर दिया तो किस में चला जाएगा? प्रिमोडियल। लेकिन अगर यहीं पर डिसीज कंडीशन देगा
तो प्राइमरी में जाएगा रिस्क फैक्टर। तो अर्ली डायग्नोसिस और प्रॉपर ट्रीटमेंट किस में जाएगा आपका? सेकेंडरी। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब हम। एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी प्रिवेंशन स्ट्रेटजीज। कौन सा एग्जाम्पल है प्राइमरी प्रिवेंशन के लिए? कौन सी स्ट्रेटजीज इसमें करेक्ट होगी? तो अर्ली डायग्नोसिस, हॉस्पिटल एंड ट्रीटमेंट, रिहैबिलिटेशन या हेल्थ एजुकेशन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? हेल्थ एजुकेशन। इसके पहले भी एक ऑप्शन आ चुका है हेल्थ एजुकेशन से रिलेटेड। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका? ऑप्शन डी, हेल्थ एजुकेशन। डायग्नोसिस और आपका ट्रीटमेंट ये किस में जाएंगे? सेकेंडरी प्रिवेंशन में, ध्यान रखिएगा। और जो आपका रिहैबिलिटेशन जाएगा वो जाएगा टर्सरी प्रिवेंशन में। ठीक है, किस में जाएगा आपका? टर्सरी प्रिवेंशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। प्रिवेंशन ऑफ रिस्क फैक्टर इज नोन एज। प्रिवेंशन ऑफ रिस्क फैक्टर इज नोन एज। ऑप्शन ए प्राइमरी प्रिवेंशन, प्रिमोडियल प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन। अब इसमें देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है कि जब आप रिस्क फैक्टर को प्रिवेंट करते हो, मैंने इसके पहले भी बताया था कि जब रिस्क फैक्टर दिया हो लेकिन डिजीज कंडीशन ना दी हो, तो उसमें इसका प्रिवेंशन कहलाएगा आपका प्रिमोडियल प्रिवेंशन। अगर क्वेश्चन में दे देता कि प्रिवेंशन ऑफ डिजीज कंडीशन रिस्क फैक्टर, तो आपका उसका प्राइमरी जाता, लेकिन यहाँ पे वनली वन रिस्क फैक्टर बोल दिया, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जाएगा प्रिमोडियल प्रिवेंशन। समझ में आया? तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रिवेंशन से रिलेटेड जितने क्वेश्चन आएंगे तो अब आप लोग कर लोगे। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी प्रिवेंशन? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी प्रिवेंशन? ऑप्शन ए बीएसई, ऑप्शन बी स्मोकिंग सेसेशन, ऑप्शन सी बीसीजी वैक्सीनेशन, ऑप्शन डी विटामिन ए सप्लीमेंट। अब यहाँ पे बोला गया है कि कौन सा एग्जाम्पल नहीं है प्राइमरी प्रिवेंशन का? नहीं है इसमें पूछा गया, ध्यान रखिएगा, प्राइमरी प्रिवेंशन का एग्जाम्पल नहीं है। तो समझ में आया? तो यहाँ पे देखिए जो ऑप्शन दिए हैं आपके, बीएससी, स्मोकिंग सेसेशन, बीसीजी वैक्सीनेशन, विटामिन ए सप्लीमेंटेशन। तो बीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है? बीएससी मतलब होता है ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, ध्यान रखिएगा, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन स्पेशली रूप से ये एग्जामिनेशन क्यों रखा गया? क्योंकि इसमें जो ट्यूमर, ज्यादातर ब्रेस्ट कैंसर और ट्यूमर फॉर्म होने की जो कंडीशन क्रिएट होती थी, तो इसमें सबसे पहला क्या किया गया कि अगर वीकली ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन अगर किया जाए तो इससे इसको प्रिवेंट किया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें पूछा जा रहा है कि ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन या स्मोकिंग सेसेशन या बीसीजी वैक्सीनेशन, इसमें से प्राइमरी प्रिवेंशन कौन सा आ जाएगा? तो देखिए स्मोकिंग सेसेशन मतलब होगा, तो अगर स्मोकिंग आप ले रहे हो, एक रिस्क फैक्टर आपका डिजीज कंडीशन हो चुका है, ठीक है, स्मोकिंग अगर आपका वहां पे हो चुका है तो लंग्स डिसीज को आप प्रिवेंट कर रहे हो। स्मोकिंग सेसेशन मतलब होता है लंग्स डिसीज, मतलब लंग्स डिसीज वहां पे है तो उसको आप प्रिवेंट कर रहे हो। वो किस में चला जाएगा आपका? वहां पे अगर आप करते हो तो वो किस में जाएगा आपका? सेकेंडरी में जाएगा, क्योंकि आप वहां पे क्योंकि आपको मालूम हो चुका है, डायग्नोसिस हो चुका है कि स्मोकिंग सेसेशन उसको है, स्मोकिंग से उसको लंग्स डिसीज है, तो वहां पे आप प्रिवेंट कर रहे हो। तो डायग्नोसिस अगर आपको पता है, ठीक है, ये क्या कहलाता है? सेसेशन लंग्स डिसीज। आपको डिसीज पता हो गया है, जब डिजीज डिनोट करना होता है तो आप क्या करोगे? डायग्नोसिस आपको पता है यहाँ पे, तो डायग्नोसिस के लिए हम सेकेंडरी में जाएंगे। बीसीजी वैक्सीनेशन अगर आप करते हो, यहाँ पे पूछा गया है कि बीसीजी वैक्सीनेशन अगर आप करते हो तो इसमें पूछा ये क्वेश्चन आप समझिएगा, ये देखिए थोड़ा सा रॉन्ग है यहाँ पे, इस क्वेश्चन को टर्म को समझिएगा। इसमें पूछा गया है नॉट प्राइमरी प्रिवेंशन का जो नहीं है, तो स्मोकिंग सेसेशन भी आपका जाएगा प्राइमरी प्रिवेंशन में, ये भी जाएगा प्राइमरी प्रिवेंशन में। मिस्टेक हो गया, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हमने इस वर्ड को ध्यान नहीं दिया, नॉट नहीं देखा इसमें, ठीक है, तो ये सब प्राइमरी प्रिवेंशन में जाएंगे, ध्यान रखिएगा। बीसीजी वैक्सीन भी मैंने आपको बताया था कि जो स्पेसिफिक प्रोटेक्शन आता है आपका वैक्सीन में, तो वो भी किसमें जाएगा आपका? प्राइमरी प्रिवेंशन में। फिर विटामिन ए, स्मोकिंग सेसेशन, क्योंकि लंग्स डिसीज को प्रिवेंट होने से, मैंने क्या बताया था आपको कि जब कोई स्पेसिफिक डिसीज को अगर आप प्रिवेंट करते हो, डिसीज कंडीशन दी होती है, तो सेकेंडरी नहीं जाएगा, सेकेंडरी तो डायग्नोसिस में जाएगा ना, कि लंग्स डिसीज हुई तो है लेकिन उसको डायग्नोस क्या है, लंग्स में क्या प्रॉब्लम हुई, तो डायग्नोसिस किसमें जाएगा? सेकेंडरी में। तो ये सेकेंडरी में नहीं जाएगा, स्मोकिंग सेसेशन आपका प्राइमरी में ही जाएगा, ध्यान रखिएगा, ये वहां थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ठीक है, इस वर्ड को हमने ध्यान नहीं दिया, नॉट एन एग्जाम्पल। तो यहाँ पे पूछा है कि जो इसका एग्जाम्पल नहीं है, प्राइमरी प्रिवेंशन का एग्जाम्पल नहीं है, वो बताना है आपको। तो स्मोकिंग सेसेशन भी आपका प्राइमरी का है एग्जाम्पल, बीसीजी वैक्सीन भी प्राइमरी का है, विटामिन ए सप्लीमेंट भी आपका क्या है? प्राइमरी प्रिवेंशन है, क्योंकि विटामिन ए से आप क्या कर रहे हो? नाइट ब्लाइंडनेस डिसीज होने से रोक रहे हो उसको, डिसीज तो हुई नहीं है लेकिन यहाँ पे आप होने से रोक रहे हो, विटामिन ए सप्लीमेंट कर रहे हो, जिसमें से विटामिन ए का सप्लीमेंट मैंने आपको बताया था कब कब देते हैं, कितना डोज देते हैं, तो 9 मंथ में दिया जाता है। मीजल्स वैक्सीन जब आप देते हो, इसको कब देते हो आप? 9 मंथ में। 9 मंथ में आप कितना देते हो? 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट दिया जाता है। कब दिया जाता है? 1 लाख।
1 लाख इंटरनेशनल यूनिट दिया जाता है, और 5 to 6 ईयर तक फिर इसको हम हर 6 मंथ में उसको कितना देते हैं, तो हर 6 मंथ में 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट दिया जाता है, ध्यान रखिएगा। विटामिन ए सप्लीमेंट दिया जाता है बच्चों को। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा नहीं है, तो जो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन होता है वो आपका प्राइमरी प्रिवेंशन में नहीं आएगा, वो सेकेंडरी प्रिवेंशन में जाएगा। कैसे? क्योंकि ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन क्या होता है, एक पर्टिकुलर ट्यूमर या कोई भी अगर मान लीजिए कोई कंडीशन अगर क्रिएट हो रही, तो वो आपका किस में चला जाएगा, प्रिमोडियल में जाएगा। कोई डिसीज तो हुई नहीं है, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन में क्या होगा, कोई डिसीज तो हुई नहीं, वो कंडीशन तो हुई नहीं है, आप उसको क्या कर रहे हो, रिस्क फैक्टर होने से पहले ही होने से पहले आप उसको रोक रहे हैं, तो वो किस में चला जाएगा, प्रिमोडियल प्रिवेंशन में जाएगा, ध्यान रखिएगा। ये किस में चला जाएगा, प्रिमोडियल में जाएगा। मतलब ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन आप क्या कर रहे हो कि वो कंडीशन क्रिएट ना हो उसके पहले हम एग्जामिन करेंगे, और अगर वो कंडीशन क्रिएट होती है देन उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको प्रिवेंट करेंगे। तो ये क्या कहलाता है आपका एग्जामिन, मतलब परीक्षण करना, मतलब किस में चला जाएगा, आपका प्राइमरी में चला जाएगा। ठीक है, तो ये समझ में आया, आपका क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि नॉट ए प्राइमरी प्रिवेंशन में, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आपका बीएससी। ये प्राइमरी प्रिवेंशन में नहीं आता है, बाकी ये सारे प्राइमरी प्रिवेंशन में आते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। देन इसके बाद हम देखेंगे, चलिए आज का सेशन इतना ही, और अगर आपको अच्छा लगा होगा तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, और किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट है या कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इसको कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, ताकि हम उसको नेक्स्ट सेशन में क्लियर आउट कर सकें। देखिए कभी कभी प्रिंट मिस्टेक की वजह से, या कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन भी मान लीजिए कि इधर उधर हो जाते हैं, तो समझ में अगर नहीं आता है आप लोगों को, तो भी आप कमेंट्स करके बताइएगा कि ये क्वेश्चन समझ में हमको नहीं आया, या ये क्वेश्चन रॉन्ग हो गया, जैसा भी होगा आप कमेंट्स करके जरूर बताइएगा हमको। चलिए आज का सेशन इतना ही, धन्यवाद। कल के लिए हम नेक्स्ट सेशन में फिर से स्टार्ट करेंगे। कि एक चीज लास्ट में वो मैं आपको बताना भूल गई थी, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन जो आता है प्रिमोडियल में नहीं आएगा, वो आपका जाएगा किसमें, सेकेंडरी प्रिवेंशन में जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, किसमें जाएगा, सेकेंडरी प्रिवेंशन में। मैंने वो प्रिमोडियल बताया था, प्रिमोडियल बाई मिस्टेक से हुआ, प्रिमोडियल नहीं जाएगा, क्योंकि प्रिमोडियल रिस्क फैक्टर, क्योंकि यहाँ ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन अर्ली डिटेक्ट ऑफ द ट्यूमर, या कोई भी अगर वहाँ पे गांठ तो नहीं पड़ी है या ट्यूमर्स कुछ फॉर्म नहीं है तो उसको डिटेक्ट करने, क्योंकि अर्ली डिटेक्शन या अर्ली डायग्नोसिस ये सारे किसमें जाते हैं, आपके सेकेंडरी प्रिवेंशन में, तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा। तो इसका सही ऑप्शन तो ऑप्शन ए होगा, ये तो है, ठीक है, ये प्राइमरी प्रिवेंशन में नहीं आएगा, लेकिन ये प्रिमोडियल में भी नहीं आएगा, किसमें जाएगा, आपका सेकेंडरी प्रिवेंशन में, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, अब हम कल इस आगे वाले क्वेश्चंस को हम कल के सेशन में स्टार्ट करेंगे।